हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको बिहार से टोटल 7000 प्लस एमसीक्यूज देखना है। समझिएगा, थोड़ा सा 4-5 मिनट मेरे साथ बनिएगा, समझिएगा। इस क्लास का पहला क्लास है आज, इसीलिए ध्यान से हर एक बात को समझ लीजिए, फिर आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, आज के इस क्लास में आपको 80 प्लस क्वेश्चन पुरातात्विक स्रोत से देखना है। इसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है, समझना है, देखिएगा। बिहार का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, लोक संस्कृति हो गया, मेला और त्योहार है, साहित्य है, बिहार की विभूति हो गया, स्वास्थ्य है, खेल कूद है, जलवायु और मिट्टी है, बिहार का वन जीव जंतु जीव वन्य जीव हो जाएगा। फिर आपका जैसे कृषि है, उद्योग है, परिवहन, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक संरचना है, योजना, नीति, नक्सलवाद, इन सारे कुछ से जुड़ा हुआ टोटल 7000 क्वेश्चन आपको देखना है। अब क्वेश्चन आपको किस रूप में देखना है तो ये आप समझिएगा। टोटल आपको 3 पार्ट में देखना है। फर्स्ट पार्ट में आपको लगभग 5000 प्लस के आसपास, कहिए 5000 प्लस के आसपास आपको क्वेश्चन देखना है, जो कि जिस टॉपिक को भी आपको बताया गया था। ठीक है, इसके बाद आपको लगभग नहीं, 100 टोटल 100 सेट प्रैक्टिस सेट देखना है, जिसमें कि हर एक सेट में 20 क्वेश्चन होगा, तो आपका 2000 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले जैसे एग्जाम है, जैसे देखिए बिहार पुलिस वन रक्षी एग्जाम जो 2000 ये 18-19 वाला हुआ था ना, उसमें जो बीएसएससी के थ्रू किया गया था, उसमें इन्हीं टॉपिक से ना टोटल 8 क्वेश्चन बन के आया था। ईएसआई जो 2019 में हुआ था उसमें टोटल 4 क्वेश्चन था। ये जो बिहार का जो ये कारा विभाग वाला एग्जाम 2018 में हुआ था, उसमें 4 क्वेश्चन यहीं से बन के था। बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन बना था। और देखिए जो ये आपका हुआ था बिहार सब इंस्पेक्टर 2017 में, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से इन्हीं से बन के आया हुआ था। ठीक है, बीएसएससी स्टेनोग्राफर जो 2013 में हुआ था, उसमें 12 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन के आया था। 2013 में 12, और देखिए 2013 में जो इसका हुआ था अमीन वाला एक एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपका टोटल 15 क्वेश्चन बन के आया था। और अमीन का ही एक एग्जाम हुआ था, कंपेयर समझिएगा ज़रा सा, 2005 में हुआ था, इसमें आपका बस 5 क्वेश्चन बना हुआ था। 2005 में अमीन वाले एग्जाम में 5 क्वेश्चन, और बस 8 साल के बाद जो 2013 में अमीन वाला एग्जाम था, उसमें टोटल 15 क्वेश्चन बन के आया था। अगर आप बीपीएससी पे चलेंगे तो देखिए बीपीएससी जो आपका 1992 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका बस 5 क्वेश्चन आया था यहाँ से। फिर धीरे धीरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन की संख्या बढ़ती गई, और जो आपका ये 65वां एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका 65वां एग्ज़ाम 2 चरण में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो एक 2019 में जो हुआ था, उसमें आपका 30 क्वेश्चन आया था। फिर से जो एग्ज़ाम लिया गया था ना इसके बदले में 2020 में, उसमें आपका टोटल 23 क्वेश्चन था। ठीक है, 23 क्वेश्चन बन के आया था इन्हीं सारे टॉपिक से। जैसे आपका जेई वाला एग्जाम होता है ना, जल संसाधन वाला बिहार का, उसमें हो गया। फिर आपका स्टेनोग्राफर, उसमें तो आना ही है। तो हर एक एग्जाम, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बन के आता है। इसीलिए अपने आप को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अगर आपको करना है, इन टोटल 7000 क्वेश्चन पे आप कमांड कर लीजिए। इसके अलावा 100% गारंटी है, एक भी सवाल कहीं बाहर नहीं जाएगा। आप समझिएगा, 100% गारंटी ये मेरे तरफ से नहीं दिया जा रहा है। देखिए, डॉक्टर मनीष रंजन आईएएस है, ठीक है, उनके द्वारा बिहार के एग्ज़ाम के लिए टोटल, मतलब एग्ज़ाम के लिए ना, इस तरह से काफ़ी सारे स्टूडेंट का उनके पास कॉल वगैरह गया था, मैसेज ज़्यादा तक, सर एक कोई ऐसा बुक प्रोवाइड करवा दीजिए। तो उन्हीं के द्वारा टोटल 7000 क्वेश्चन का एक बुक लाया गया है। ठीक है, जिसे आपने अभी थंबनेल पर देखा होगा, जो डॉक्टर मनीष रंजन है, आईएएस हैं, उनके द्वारा ही प्रोवाइड ये बुक करवाया गया है। उन्हीं उसी बुक का आप पार्ट 1 क्लास आज देखने वाले हो, जिसमें टोटल आपको 80 क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ जाओगे। बस इसी, माफ़ कीजिएगा, 80 नहीं, 57 क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी आप। तो टोटल इन 57 क्वेश्चन से आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि पुरातात्विक स्रोत आपका किस तरह से कवर करवाया गया है। इसके बाद जब आप सेट देखना स्टार्ट करोगे और भी आगे का क्लास, तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और एक दो बात समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपके माइंड में आ सकता है कि इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होता तो अच्छी बात हो जाती, तो थोड़ा समझने में आसान होता। बट ये समझिएगा फ्रेंड्स, जो आप सेट देख रहे हो ना, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन बन के आता है, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए डिस्कशन नहीं दिया जा रहा। एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ 4 क्वेश्चन यहाँ पे खुद ब खुद दिया हुआ है इस बुक में। इस बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ के समझने के बाद जो सही लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा आज के इस क्लास का, तो आपको नंबर दिया जा रहा है, आप नंबर नोट कर लीजिए।
आपको इस नंबर पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। काफ़ी सारे फ्रेंड्स को पीडीएफ बिना बोले ही मिल जाएगा, जिन्होंने भी पहले पीडीएफ के लिए डिमांड किया था सबको अभी ये मैसेज कर दिया जाएगा, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। देखिए नंबर है आपका 9576843550। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बस एक बार आपको मैसेज करना है, बाद में आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। जो भी आपको हमेशा के लिए अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप बस बोल दीजिएगा हाँ पीडीएफ चाहिए, आपको हमेशा मिलते रहेगा, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। तो फ्रेंड्स आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पटना से, बिहार की राजधानी जो कि पटना है, वहाँ से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत मिला है। नंबर सेकंड है, निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए? तो देखिए मुंगेर, गया और वैशाली, इन तीनों जगह से नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी है आपको कंफ्यूज करने वाला होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा है। बताइए कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल नाम है चिरांद। चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया गया है कि चिरांद जो है ये आपके सारण में है, ध्यान रखिएगा। चिरांद कहाँ पर? सारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि चेचर जो है वो किस जिले में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेचर कहाँ पर है? वैशाली जिले में चेचर है, ध्यान रखिएगा। नंबर 5 है, निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, चिरांद से। ध्यान रखिएगा चिरांद से क्या है, चिरांद जो है ये पूर्व ऐतिहासिक स्थल है जहाँ से नवपाषाण कालीन अस्थि का जो मतलब अस्थि से रिलेटेड सामान सब मिला है, ठीक है। चिरांद नाम ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आएगा, इस बात का 100% गारंटी है। देखिएगा निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र प्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं? बिहार में कहाँ से हुआ है ये बताइए। ऑप्शन नंबर आपका देखिए, चेचर, मनेर और सोनपुर, इन तीनों जगहों से ताम्रप्रस्तर युग का मृदभांड मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा, ए बी और सी तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 7 है, निम्न में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत हैं? देखिए ताम्रपत्र लेख, भग्नावशेष और सिक्के, ये तीनों जो है ना बिहार के पुरातात्विक स्रोत में ही आते हैं। एक बात यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, देखिए जैसे आपका ताम्रपत्र लिख दिया हुआ है ना, तो ताम्र ये क्या होता है ना, तांबे का मतलब कहिए कि पत्थर के जैसा होता है, ठीक है। उसी पे वर्णित किया हुआ जो कुछ कुछ वो मतलब कहिए कि लिखा गया है, वही आपका पुरातात्विक स्रोत के रूप में है, ठीक है। जैसे इस पे पत्थर वगैरह पे लिखा जाता था, तो उसी तरीके से तांबे पर जो लिखा हुआ है उसे आप ताम्रपत्र लेख कहते हैं। और जो आपका ये दिया हुआ है ना कि भग्नावशेष, भग्नावशेष क्या होता है, तो टूटी फूटी वस्तु वगैरह जो है ना, मतलब कहिए कि टुकड़ा वगैरह, उसे ही आप भग्नावशेष कहते हैं, ठीक है। और सिक्के तो आपका है ही, तो पूरा बिहार के पुरातात्विक स्रोत तीनों है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 8 है, लौरिया अरिराज, लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अशोक सही जवाब। ध्यान रखिएगा लौरिया अरिराज और जो ये नंदनगढ़ है ये दोनों कहाँ से किससे रिलेटेड है? तो अशोक से, ठीक है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही जवाब है। नंबर 9 है, निम्न में से किस स्थल से स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामपुरवा से स्तंभलेख मिला है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको देखिए स्तंभ लेख क्या होता है, जैसे कोई पिलर जैसा वस्तु होता है ना, जिस पर कि अपने बारे में आप लिखवा सकते हैं या लिख सकते हैं, उसे ही आप स्तंभ लेख कहते हैं। स्तंभ लेख कहने का मतलब जैसे पोल वगैरह होता है, बिजली का जो तार वाला होता है, आप देखे होंगे, तो उसमें उस तरह से लिखा हुआ होता है, उसे आप स्तंभ लेख के रूप में आप कह सकते हैं। नंबर 10 है, अशोक कालीन बताइए कि लघु शिलालेख, स्तंभ लेख या फिर अभिलेख सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, लघु शिलालेख। अशोक कालीन लघु शिलालेख कहाँ से? सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से मिला है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नंबर 11 है, निम्न में से किस शासक ने गुफालेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? बताइए वो कौन सा शासक है जिसका कि जो गुफालेख है वो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी से मिला है? फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस सेट में
अच्छे से डिस्कशन करके बताया गया है, आप उसे भी देख लीजिएगा। सरसठवीं बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा सही जवाब, दशरथ सही जवाब हो जाएगा। दशरथ के गुफालेख में जो बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी प्राप्त हुआ था। नंबर 12 है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृत भाषा थी। ध्यान रखिएगा, मौर्य अभिलेख का जो अगर पूछे आपसे कि कौन सा लैंग्वेज था तो प्राकृत भाषा था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। नंबर 13 है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि थी। ध्यान रखिएगा, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की अगर लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि में वो लिखा हुआ था। नंबर 14 है, बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, पटना सही जवाब। बताना है कि बिहार के, बताइए कि किस जिले में बसार से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वैशाली सही जवाब। वैशाली जिले से क्या हुआ था, महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख मिला है। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है? ऑप्शन डी हो जाएगा, बसार अभिलेख से ही हो जाएगा सही जवाब। ये जो बसार का जो मुहर है ना, वो किससे रिलेटेड है अगर पूछे तो ध्रुव स्वामिनी से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करना है। बसार के अगर मुहर के बारे में पूछता है तो ये ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। नंबर 17 है, बताइए कि ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रेंड्स एक बात समझ लीजिएगा, जैसे भी आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, कि अभी आपने देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपने देखा था कि ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है, बताइए कौन सा मतलब मुहर था, ठीक है, मतलब वो जो मुहर है कहाँ से मिला था जो ध्रुव स्वामिनी से रिलेटेड है। तो मन में सवाल आया होगा आपका जरूर कि ध्रुव स्वामिनी आखिर कौन है, नहीं है, कौन थी, ठीक है। तो आपने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लिया कि वे चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन थी, पत्नी थी। इसीलिए आपको क्लास के साथ अभी डिस्कशन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए आप जो भी 4000 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हो, इसमें हर एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा उसका सबका जवाब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते जाएगा। इसीलिए डिस्कशन नहीं दिया जा रहा, नहीं तो डिस्कशन भी बताया जाता, बट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मालूम चलेगा कि पीछे वाले क्वेश्चन को जोड़कर रिलेट करके क्वेश्चन वहाँ पे दे दिया गया। इसीलिए 4000 प्लस क्वेश्चन आपके लिए जो भी क्वेश्चन बन सकता था सारे कुछ को दिया गया है। बताइए कि बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो संस्कृत भाषा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में जो गुप्तकालीन अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा। बताइए कि बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका के। ध्यान रखिएगा, बोध गया से प्राप्त अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षुओं का उनके बारे में दिया हुआ है, उनके बारे में आपको पता चलता है। बताइए कि श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है? देखा अभी आपने लास्ट वाले क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कैसे रिलेट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा, महामना द्वितीय। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। श्रीलंका के जो महामना द्वितीय थे भिक्षु, इन्हीं के बारे में बोध गया अभिलेख में काफ़ी अच्छे से दिया गया है। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, नालंदा। बताइए कि निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, नवादा से। ध्यान रखिएगा, बिहार का जो नवादा जिला है यहाँ से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिला है। नंबर 23 है, बताइए उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कृष्णगुप्त को उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक के रूप में आप जानते हैं। नंबर 24 है, निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है?
ऑप्शन सी यहाँ पे आदित्य सेन जो आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांका से। समझिएगा, बांका से, बांका का जो ये बौंसी नामक जगह है वहाँ से, वहाँ पर एक मंदार पहाड़ी है, वहाँ पर आदित्य सेन का अभिलेख मिला है। ध्यान रखिएगा किसका? तो आदित्य सेन का अभिलेख मिला है। देखिए अब आपको बताना है कि किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन बी हो जाएगा आदित्य सेन के। ध्यान रखिएगा आदित्य सेन के अभिलेख में क्या होता है, तालाब खुदवाने का और विष्णु भगवान विष्णु जो है उनकी प्रतिमा स्थापित करने के बारे में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 27 में कि आरा के पास देव वरुणार्क से बताइए कि एक क्या मतलब किसका एक पाषाण अभिलेख मिला है? नंबर 27 का क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीवगुप्त द्वितीय के बारे में। देखिए जीवगुप्त द्वितीय समझिएगा, आरा के पास देव वरुणार्क से जीव गुप्त द्वितीय का एक पाषाण अभिलेख मिला है। ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको पहले ही बताया गया कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको आपके एग्जाम में हेल्पफुल ना हो और आपके एग्जाम में आए आपसे छूट जाए, अभी आप अगर कवर कर लेते हो तो। देखिए पूर्व मध्यकाल में बताइए कौन सा जो वंश था वहाँ के शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में है। ध्यान दीजिएगा जो कि संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा पाल सही जवाब हो जाएगा। देखिए पूर्व मध्यकाल में यहाँ पे हो जाएगा आपका पाल शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई जगह से मिला है, जो कि उसकी भाषा कौन सी? तो संस्कृत है। नंबर 29 है निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धर्मपाल सही जवाब। ध्यान रखिएगा धर्मपाल के जो अभिलेख है उसमें केशव नामक व्यक्ति का वर्णन दिया हुआ है। वो कौन थे नहीं थे ये भी अभी आप जानोगे, जब नेक्स्ट टाइम जानोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, फिर आपको और एक बार कहिए कि रिवीजन आपका हो जाएगा। देखिए पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी हो जाएगा बोध गया से। ध्यान रखिएगा धर्मपाल का कहाँ से? बोध गया से अभिलेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि शासक का नाम बताइए। वहाँ के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान में दिया था। तो यहाँ देखिए आपको एक बात बता दिया जा रहा है, समझिएगा। इसका पहले सही जवाब आप क्या होगा ये आप समझ लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्मपाल। अब देखिए थोड़ा सा पाल वंश के अगर संस्थापक पूछते हैं तो देखिए पाल वंश के संस्थापक गोपाल के ही पुत्र थे कौन? धर्मपाल। ठीक है, इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था। आपको पता होना चाहिए कि धर्मपाल ने भागलपुर जिले में जो एक विश्वविद्यालय है, कौन सा? ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इन्होंने निर्माण करवाया था। और इस विश्वविद्यालय की देख रेख के लिए मतलब मेंटेनेंस के लिए कहिए, वहाँ पर रहने वाले जो जो स्टूडेंट वगैरह थे उनके रहने खाने और कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको ठीक करवाने के लिए जो पैसा वगैरह आना होता था तो उसके लिए उन्होंने 100 गांव, ध्यान रखिएगा कितना, 100 गांव को दान में दे दिए थे। और उसी दान के जो पैसे से विश्वविद्यालय का रखरखाव होता था। ठीक है, किसके द्वारा ये किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल के ये पुत्र थे। निम्न में से किसके अभिलेख नालंदा के धोसरावा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है? समझिएगा फिर से एक बार। देखिए बताना है कि किसके अभिलेख में वीरदेव नाम, ध्यान रखिएगा, वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा दी हुई है। किसके अभिलेख में? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देवपाल के अभिलेख में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट जिसे आप कहते हैं उनको नियुक्त किया गया था। अध्यक्ष मतलब हाँ बिल्कुल, तो उसे किया गया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नंबर 33 है कि निम्न में से किसके लेख नालंदा पाषाण से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा महिपाल के। देखिएगा महिपाल के लेख से आपको क्या पता चलता है कि
नालंदा महाविद्यालय जो था, नालंदा यूनिवर्सिटी जो था, उसको जला दिया गया था। किसके द्वारा जलाया गया था? तो अभी वो भी आप देखोगे, आपको वैसे पता होगा, खिलजी ने जला दिया था। देखिए, बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा, नाम था भोज, भोज के सिक्के मिले हैं बताना है। तो नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नालंदा यहाँ पे सही जवाब। देखिएगा, बिहार के नालंदा जगह से प्रतिहार राजा जो कि नाम है उनका भोज, उनके सिक्के मिले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। नंबर है 35 में, किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवपाल सही जवाब। ध्यान रखिएगा, मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख अगर पूछे तो देवपाल से रिलेटेड है। नंबर 36 है, निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण करवाया था? शासक का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। अजात शत्रु ने क्या किया था? राजगीर की जो किलेबंद दीवार है ना, उसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। राजगीर का जो दीवार है, जो कि चारों तरफ से पैक किया हुआ है, अजात शत्रु ने करवाया था। राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? समझिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझिएगा। राजगीर के जो किलाबंद है, जिसे आपने अभी देखा था, उसका और बराबर की जो गुफा है, उन दोनों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था बताइए। ऑप्शन नंबर आपका देखिए, मार्क कुक, बुकानन और हैमिल्टन, इन तीनों ने मिलकर राजगीर का जो किलाबंद दीवार है और जो वहाँ या बराबर की जो गुफा है, उसका अध्ययन किया था। अगर तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे तो आपको टिक करना है, तीनों दे तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपका बीपीएससी में ऑप्शन नंबर ई आएगा, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक, तो एक से अधिक आपको टिक करना है। बताइए कि शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, 59 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको, अच्छा ठीक है बताइए, ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाएगा। शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले थे? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? और फ्रेंड्स एक बात देखिए, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस प्रिंट है क्या? तो देखिए, अभी आपने क्वेश्चन नंबर ऊपर 37 देखा था, तो ये आपका 38 है, यहाँ पे 59 है, तो ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पटना और नालंदा, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से? तो पटना से और नालंदा से, दोनों जगह से मिला था। नंबर 39 है, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? उस इंसान का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजर किट्टो। ध्यान रखिएगा, मेजर किट्टो ने ही बताया कि अशोक और उसके जो पौत्र दशरथ हैं, उनके द्वारा ये गुफा का मतलब निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? तो ये बराबर की पहाड़ी में अशोक और उसके पौत्र मतलब जिसको आप पोता कहते हैं, उसके द्वारा, बेटा नहीं समझना है, पौत्र मतलब पोता होता है, उसके वो दशरथ थे, तो उन दोनों के द्वारा ये बराबर की गुफा का निर्माण करवाया गया था। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुकों के लिए करवाया गया था। नंबर 40 है, निम्न में से किसने कुर्कीकार कुम्हार जो कि पाटलिपुत्र में था, वहाँ के टीले का उत्खनन करवाया था? उस इंसान का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजर किट्टू के द्वारा। ये कुम्हार जो ये है ना पाटलिपुत्र में टीला, उसका खोज उन्हीं के द्वारा किया गया था, मतलब खोज कर, वो क्या बोलते हैं, गड्ढा करके कहिए आप, निकाला गया था उन्हीं के द्वारा। ठीक है, मेजर किट्टू के द्वारा। बताइए कि किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कनिंगम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक, यानी हेड इसी को माना गया है। बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? वो ईस्वी कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, 1861 में। ध्यान रखिएगा, 1861 में लॉर्ड कनिंगम ने ही क्या किया था? भारतीय पुरातत्व विज्ञान की खोज की थी, निर्माण मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ था। बताइए किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? ए हो जाएगा, कनिंगम। अभी आपने देखा था लॉर्ड कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड कनिंगम ने ही बताया था। क्या? बोध गया में जो बोधि मंदिर है, ठीक है, इसके बारे में लॉर्ड कनिंगम ने ही सबसे पहले बताया था। बताइए कि
किसने, उस इंसान का नाम बताना है जो राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरगांव की खोज की, जहां प्राचीन नालंदा महाविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, लॉर्ड कनिंघम के द्वारा बताया गया था, खोजा गया था। बताना है कि निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख अभिलेख, पाषाण लेख जो है ये मिला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नालंदा यहाँ पे सही जवाब। नंबर 47 है, पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1949 में। पटना विश्वविद्यालय में कब अगर पूछे कि प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, तो वर्ष 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्हरार का उत्खनन करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है ना, के देव और आपका हो जाएगा ये डॉक्टर अल्तेकर। ऑप्शन ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के देव और डॉक्टर अल्तेकर के द्वारा 1950 में वैशाली में और 1951 में कुम्हरार का जो है खुदाई करवाया गया था। नंबर 49 बताना है कि राज्य पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वर्ष 1962 में। बताइए कि जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है। जातक कथा किस धर्म में है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म में। बताना है कि जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ था। तो देखिए निष्क का यूज किया गया था, ध्यान रखिएगा। जातक कथा में स्वर्ण सिक्का के बारे में अगर पूछे तो निष्क शब्द का यूज किया गया था। बताना है कि बिहार के किस क्षेत्र में प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है 52 नंबर। अगर आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, पटना, वैशाली, मुंगेर या फिर इनमें से कोई नहीं होगा सही जवाब। बताइए नंबर 53 में आरंभिक सिक्कों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरंभिक सिक्कों को आहत कहा जाता था, क्योंकि आपको बताया गया था आहत सिक्के वे होते थे जिस पर कि आप कहिए कि थोड़ा सा पीट पीट कर ना उसे उस पर एक दाग के जैसा निशान दिया जाता था, तो इसीलिए उसे आहत सिक्का कहा जाता था। नंबर 54 है, बताना है कि बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा, नाम बताना है, ने निष्क यानी कि स्वर्ण या फिर शतमान सिक्के दान में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, राजा जनक ने दिए थे। देखिए विरहद जो है ना, ये आपका जो दिया हुआ है बृहदारण्यक, इसका उपनिषद, इसका मतलब क्या होता है ना, कि जैसे आप ले लीजिए इसको इस तरह से समझिए कि मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान वाला, उसे ही आप ये कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस तरह से कुछ यूज होता है। वृह, इसका जैसे संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो वृहद जो आरण्यक होता है, जिसका अर्थ होता है वृहद ज्ञान वाला, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान वाला। ठीक है। नंबर 55 है, बताइए कि बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। वो कौन सा नाम से आप जान सकते हैं, जाना जाता है, ये बताइए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ना, डी नंबर सही हो जाएगा, पर्ण, कासारपन और धारण, इन तीनों नाम से आप बिहार का जो प्राचीन सिक्का था, जैसे आप आहत सिक्के कहते थे, उसे इन नाम से भी बुलाया जाता है। यानी कि आहत सिक्के को ही आप पर्ण, कारसापन और ये धारण नाम से जानते हैं। नंबर 56 है, बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए लोहानीपुर, मोतिहारी और फतुहा, इन तीनों जगह से रजत आहत सिक्के, वही मतलब जो सिक्का मिला है रजत वाला जो होता है वो मिला है। एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, एक होता है आपका सिल्वर को ही आप रजत कहते हैं, एक होता है कांस्य। नंबर 57 है, गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि देखिए सोना, चांदी और तांबा इन तीनों तरह के सिक्के गुप्तकालीन बिहार में चलता था। ठीक है। तो
तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 57 क्वेश्चन देखा जो कि आपके बिहार के पुरातात्विक स्रोत से लिया गया था। टोटल 57 क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट साहित्यिक स्रोत से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप पार्ट सेकेंड और इसका कंटिन्यू जो टोटल आपको बताया गया था टोटल 7000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज आप देख रहे हो तो इसे अभी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही बने रहिएगा विषय एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।